स्टूडेंट्स, आज 10 अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। आज जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया है। सबसे पहले आरबीआई की न्यूज़ पे आ जाते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है 0.25% और पिछले तिमाही में भी इन्होंने कम कर दिया था। आरबीआई जो है वो हर 3 महीने पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालता रहता है, तो उसमें जो भी प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब में कमी या बढ़ोतरी की जाती है। फ़िलहाल अभी जो यूएस के साथ एक टैरिफ वॉर चल रहा है और बाकी चीज़ों को देखते हुए अभी इनमें कट किया गया है। तो यानी कि ये वो रेपो रेट वो रेट होता है जिससे जो है वो बैंक्स को आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है। तो कमी आने का मतलब है कि आपका जो भी होम लोन्स हैं ये सब सस्ते होंगे और इजी रहेगा, मार्केट में पैसा भी आएगा। तो ये मेन है कि पॉलिसी में इसका कोई बहुत ऐसा न्यूज़ नहीं बनेगा, लेकिन हाँ हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ होती रहती है उसमें क्या क्या रिसेंट में चेंजेस किए गए हैं। तो अभी चूँकि यूएस के साथ ट्रेड वॉर का चल रहा है, तो अब इसके आगे क्या इम्पैक्ट होगा उसको देखते हुए फिर फर्दर जब हमारी पॉलिसी आएगी तो उसमें चेंजेस किए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो इंडिया और बांग्लादेश को है। तो भारत ने क्या किया है कि बांग्लादेश को एक ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी ये 2020 से, उसको ख़त्म कर दिया है 8 अप्रैल 2025 से। 8 से इस फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया गया। ये फैसिलिटी क्या होती थी कि जो बांग्लादेश है उसको व्यापार करने की एक सुविधा प्रोवाइड करता था इंडिया, कि भारत के पोर्ट्स के द्वारा जो है बांग्लादेश अपना सामान नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ को आसानी से भेज देता था। और इसे ख़त्म क्यों कर दिया गया? क्योंकि बांग्लादेश के अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं उनका एक बयान आया था कि उन्होंने चाइना को कहा है कि जो भारत के जो ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको उन्होंने माना था कि एक तरह कि वो वहाँ पे वो बस बांग्लादेश ही है जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और इनको लैंडलॉक बताया था और चाइना से आग्रह किया था कि आप वहाँ पे आके कुछ काम करें, आर्थिक सुधार करने की बात कही थी। तो ये बात हम भारतीय सरकार को सबको ख़राब लगी थी, तो इसी के चलते भारत पे प्रेशर था कि ये फैसिलिटी आप इनको बंद कर दीजिए, ये सुविधा वापस ले लीजिए। इसका असर बांग्लादेश पे पड़ेगा, उनके लिए आसान नहीं होगा अब ट्रेड करना, क्योंकि ये एक ऐसी फैसिलिटी थी जिससे उनको इजी अवेलेबिलिटी थी कि वो हमारे पोर्ट्स पे अपना सामान रखें और वहाँ से उनका जो भी सामान था वो एक्सपोर्ट हो जाया करता था। और इस फैसिलिटी को बंद करने के बाद से जो हमारे यहाँ के निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनको सुविधा मिलेगी और उनके लिए अच्छा होगा। हमारे यहाँ क्या होता था कि उनका भी सामान रहता था, तो हमारे जो खुद के घरेलू जो निर्यातक हैं उनको थोड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि हमारे पोर्ट्स पे उनका भी सामान रहता था। तो ये इसलिए इस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। और इसके अलावा ये इंडो बांग्लादेश रिलेशन पे एक ये बनेगा न्यूज़। अभी फ़िलहाल जब से वहाँ पे शेख हसीना की सरकार गई है और जो नई सरकार अभी है वहाँ पे जो काम कर रही है, तो उनसे हमारे कैसे रिलेशन है, क्योंकि वो एक तरफ तो चाइना को अपना मित्र देश मान रहे हैं, उनके साथ उनकी जो पॉलिसीज़ है वो आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत को देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में कैसे वो चाइना को, बांग्लादेश को, इन लोगों को देखते हैं, अपने फॉरेन रिलेशंस को देखते हैं, उनके साथ आगे कैसे बढ़ना है इसे देखना होगा। तो ये एक दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये केरला और तमिलनाडु के एरिया से एनवायरनमेंट के रिलेटेड न्यूज़ है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड वहाँ पे नीलगिरी थार पाई जाती हैं, उनका सेंसस कराएगी। जो केरला और तमिलनाडु है वो जॉइंट रूप से नीलगिरी थार का सेंसस कराएगी कि कितने हैं। नीलगिरी थार एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है, शीप के जैसी लगती है ये वो, और वहाँ नीलगिरी में ही पाई जाती है ये। तो इसमें एक सेंसस होने वाला है। इसके अलावा 1600 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। उसमें एक MCAD
MOWM। ये एक स्कीम है जिसमें कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ये एक सब स्कीम रहेगी कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। और इसमें जो है करीब 1600 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो इसका मेन वो है कि जो भी आपका वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, कृषि के सिंचाई को कैसे व्यवस्थित करना है, उसी के लिए इतना धन का दिया गया है ग्रांट। फिर उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है आपका कि प्रोटेक्शन ऑफ एक लेजिस्लेशन आया है इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास होना बाकी है। लेकिन ये बिल जो है बेसिकली इसलिए इसको ले आया गया था कि जो हमारे जो वायुयान हैं उनके हितों का संरक्षण करने के लिए है। इसका मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये था कि जो भारत हमारा जो वायुयान का जो सेक्टर है, एयरक्राफ्ट का जो सेक्टर है, एयरलाइंस का जो सेक्टर है, ये विगत वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है। 2014 तक जो हवाई यात्री थे उनकी संख्या करीब 10 करोड़ के लगभग होती थी। अब 10 सालों में वो बढ़ के करीब 22 करोड़ तक पहुंच गई है। जो एयरपोर्ट्स थे भारत में वो करीब आपके 74 एयरपोर्ट्स थे और उनकी भी संख्या बढ़ के प्रेजेंट में 159 हो गई है। और इसके अलावा जो विमान हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो जो ये एक्ट है ये इसलिए लाया गया है कि इसका जो उद्देश्य है वो भारत में जो विमान पट्टे होते हैं, विमान पट्टे जहाँ पे विमान आपके चलते हैं जो, और उनके और वित्त पोषण इकोसिस्टम को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना, जो वर्ल्ड में जो भी मानक चल रहे हैं उन्हीं के अनुरूप बनाना। कुछ समस्याएं थी, पुराना बिल काफ़ी जो जिस एक्ट पे भी काम होता था वो 1934 का बिल था, तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं थी जिनसे आगे आने वाले जो अभी हमारे टाइम में जो ये क्षेत्र काफ़ी ग्रो कर रहा है तो उसमें हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ये एक बार पूरा पास हो जाएगा दोनों सदनों से और जब इसको मंजूरी मिल जाएगी प्रेसिडेंट की तो ये एक्ट बन जाएगा। और इसमें यही है कि हम इंडिया ने जो है एक फ्रेमवर्क है केप टाउन कन्वेंशन 2001, उसको इंडिया ने 2008 में साइन किया हुआ था। तो उसका मेन उद्देश्य यही कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं इनको मेंटेन करना है एयरक्राफ्ट को, और इसके अलावा हमारा जो एयरपोर्ट्स वगैरह इनको देखने का, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुकूल बनाया जाए ताकि भारत का जो ये सेक्टर है वायुयान का उसको भी वैश्विक स्तर पे लेके जा सकें और हमारी इसमें काफ़ी ग्रोथ हो सके। क्योंकि एक तो हमारा घरेलू मार्केट भी बड़ा है और अगर हम विश्व स्तर पे भी अपने मानकों को उसके अनुकूल ले आएंगे तो वह हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। ये न्यूज़ हो गई। इसके अलावा एक इंडेक्स का आया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ये आपका 2023 रिलीज़ हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि जो पंचायत हैं, अभी हमारी जो पंचायत हैं उसमें 62% अभी ऐसी हैं जो कि जितना कार्य होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, नॉन सेटिस्फैक्ट्री कार्य है। रिपोर्ट बीच बीच में इसलिए लाई जाती है ताकि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। 9 ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें पावर्टी फ्री, एनहांस लाइवलीहुड है, हेल्दी स्वास्थ्य को लेके है, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए पंचायत को, वाटर की सफिशेंसी होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसके अलावा पंचायत को सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए, अपनी नीड्स को पूरा फुलफिल करे, सोशली जस्ट होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, वुमेन फ्रेंडली होना चाहिए। इन मानकों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है और उसी का रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसमें पाया गया है कि A+ कैटेगरी में तो अभी कोई भी पंचायत नहीं है, बाकी 699 पंचायत ऐसी हैं जो कि सेकंड कैटेगरी में मानकों के अनुकूल हैं। और इसमें अगर हम देखें तो जो गुजरात है ये टॉप पे है, यहाँ की 346 पंचायत ऐसी हैं जिन्होंने इन
टारगेट्स पे इन पे अच्छा काम किया है। और उसके अलावा तेलंगाना सेकंड पे है, जहाँ पे 270 पंचायतों ने अच्छा काम किया है। बात कर ले यूपी की, तो यूपी का बहुत सेटिस्फैक्ट्री अभी नहीं माना गया है। यूपी के अलावा और भी जो आपके स्टेट्स हैं उनमें बहुत अच्छा भी नहीं पाया गया है। हमें ये चाहिए कि जो हमारी पंचायत हैं वो इन सब सेक्टर्स में अच्छा काम करें, ताकि हमारा जो मेन एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक समग्र विकास, जो हमारा एक एम है कि गरीबी ना रहे, सबके पास खाने को प्रॉपर फूड रहे, अच्छा पानी पीने के लिए रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, और बच्चों के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट हो, सोशली अच्छा हो। तो ये सब हमारे टारगेट हैं जिन्हें हमें 2030 तक अचीव कर लेना है। तो उनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट है। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो इन मानकों पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें करीब आपके 435 संकेतक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जिनके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसमें 331 जो हैं वो अनिवार्य होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, और 104 जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो ये एक रिपोर्ट आई है। माना गया कि अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है, निराशाजनक ही कहा गया है, लेकिन गुजरात और तेलंगाना ने काफ़ी इसमें अच्छा काम किया है। तो ये इसको जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट रहेगी। और इसके अलावा यूपी से देख लिया जाए तो यूपी में इन्वेस्ट यूपी के नए सीईओ को बनाया गया है। विजय किरण आनंद हैं, उन्हें इन्वेस्ट यूपी का नया सीईओ बनाया गया है। और इसके अलावा 12 मासा करके एक पत्रिका है जो कि यूपी के टूरिज़्म से रिलेटेड है। यहाँ पे जो जनजातीय लोग हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो यूपी के पर्यटन और संस्कृति जो मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन मतलब विमोचन किया है। ये एक पत्रिका है, इसमें जितनी भी ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेंगी। और यह हमें हर 12 मासा मतलब 12 मास प्रकाशित होकर किया जाएगा इनका प्रकाश। तो ये आज की इम्पॉर्टेंट सारी न्यूज़ थी जो हमने कवर कर ली है।